रॉकी, 7 बज गए हैं, तू कहाँ मर गया था? और मैं इतना परेशान हूँ और तेरा चेहरा खिला हुआ है। अरे बॉस टेंशन मत लो, परेशान तो मैं था इन लड़कियों के झगड़े से। आज सब फाइनल हो जाएगा, खत्म, शांति। बात तो तेरी सही है, इन लड़कियों के झगड़े से मैं भी तंग आ गया हूँ। खैर, कॉल टाइम हो गया है, सबको उठा दो। होटल से हमें किसी भी हालत में 8:30 बजे निकलना है। ओके बॉस। ठीक है? ओके। चल चलो चलो उठो, सुबह हो गई, चलो उठो, चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग रॉकी। गुड मॉर्निंग। 8:30 बजे सबको निकलना है, तैयार होके आना। तुम टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हो जाएंगे। हम तुम्हें कभी परेशान करते हैं क्या? जाओ जाके बड़ी स्टार शिवांगी को जगाओ। वैसे मैडम आज जल्दी तैयार तो हो जाएंगी ना? हाँ भाई, आज तो फिनाले है, राजकुमारी जी को मेकअप टच देते देते लेट ना हो जाए। इसे क्या हुआ? आज इसने कोई कमेंट नहीं दिया। शायद मैडम अपनी सारी एनर्जी फाइनल के लिए बचा के रखना चाहती है। जाओ पहले खुद तैयार होके आ जाओ, शिवांगी पर तीर कमान बाद में चलाना। ये रॉकी ना है ही शिवांगी का चमचा। चल साक्षी, हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्यों? हाँ यार, मुझे भी अपने डांस स्टेप की रिहर्सल करनी है। आखिरी वक्त में हाथ पैर मारने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। जीतूगी तो मैं ही। और रॉकी, मुझे फोन करके तभी नीचे बुलाना जब सब निकलने के लिए रेडी हो। मैडम का एटीट्यूड तो देखो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं बाकी सब लड़के के मुंह से भी गुड मॉर्निंग सुनना चाहता हूँ। जी सर। एनीवे, क्रू बस खड़ी है और आज हमें जल्दी ऑडिटोरियम पहुंचना है। ओके सर। राइट। गुड मॉर्निग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ है बाकी 3 लोग? सर साक्षी और प्रीति तो आ चुकी हैं सर, बट सर वो शिवांगी दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसे नखरे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस शिवांगी को तो फाइनल में चांस ही नहीं देना चाहिए था। रिलैक्स सर, मैं चेक करता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। शिवांगी, और कितना टाइम लगाओगी? तुम्हारी वजह से पूरा शेड्यूल खराब हो गया। शिवांगी के तेवर तो देखो, आज सर चढ़ के बोल रहे हैं। अरे जाने दे उसे, ये तो उसका रोज का ही है। क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद है, बस हेयर ड्रायर की आवाज आ रही है। इसके नखरे मैं आज ही जजेस को कहकर इसे फाइनल से आउट कर दूंगा। सर कोई चीखा अंदर, ये तो शिवांगी की चीख है। जी, तोड़ दो दरवाजा। शिवांगी की बॉडी को देखकर और कमरे को देखकर ऐसे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती हुई है, कोई हाथापाई हुई है। सिर्फ खूनी ने बेचारी को अपने आप को बचाने के लिए वक्त ही नहीं दिया, धाड़ करके गोली डाल दी बेचारी के। कमरे से अंदर या बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है सर। पूर्वी, अच्छी तरह से बाथरूम चेक करो जरा, देखो। सर एक बात बताओ, जब ये हादसा हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? सर हम लोग सब यहीं थे सर, बाहर। दरअसल हमें जल्दी ऑडिटोरियम जाना था, पर शिवांगी रेडी नहीं थी। और सर मैंने कई बार उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया सर। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई आवाज सुनी? सर आवाज, यस सर, हेयर ड्रायर की आवाज सुनी थी। और कुछ मिनटों बाद हमें शिवांगी की चीख सुनाई थी। अच्छा, अंदर से गोली चलने की आवाज वो नहीं सुनी? नहीं सर। तुम लोग तो सब यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, तब क्या किसी को इस कमरे से आते हुए या जाते हुए देखा? नहीं सर। कमाल है, अब सब लोग यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था,
फिर भी किसी ने आकर शिवांगी का खून किया और यहां से गायब हो गया। आप में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। इसका एक ही मतलब है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तो कहता हूं ये खून तुम में से ही किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम शिवांगी को क्यों मारेंगे? कंपटीशन में जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने शिवांगी का खून किया है? मैंने? मुझे उससे कभी हारने से डर नहीं लगता था। मैं क्यों मारूंगी उसे? हमने तो अभी तक आप पर कोई आरोप लगाया भी नहीं। आप तो अभी से सफाई दे रही हैं? तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी रॉकी सर। इतने घबराए हुए क्यों हो? अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। सर मुझे प्रणब जी पे शक है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहिए आप। बोलने दीजिए उसे। बताओ रॉकी। सर कुछ दिन पहले प्रणब जी और शिवांगी के बीच झगड़ा हुआ था। शिवांगी जी ने शो छोड़ने की धमकी दी थी। तब प्रणब जी ने कहा था कि तुझे देख लूंगा। क्यों प्रणव जी, क्या कहना है आपको? सर झगड़ा हुआ था सर। सर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, करोड़ों रुपए दांव पे लगाए हैं मैंने। अगर मेरी कोई कंटेस्टेंट रूल्स तोड़े तो उसे डांटना तो पड़ेगा ना सर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे मारा। प्रणव सर ठीक कह रहे हैं सर। शिवांगी का बर्ताव हमारे साथ बहुत ही खराब था और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार प्रणव सर से भी की। ठीक है, रेडी? सबके नाम और पते ले लो और फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। रेडी? शिवांगी की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज देना। यस सर। कुछ भी नहीं मिला। ये देखिए सर, यहाँ इस कमरे से शिवांगी का होटल का कमरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एकदम क्लियर शॉट है सर। आ गया, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई शार्प शूटर है तो जरूर यहाँ से शिवांगी पर गोली चला सकता है। लेकिन अगर शिवांगी खिड़की में खड़ी हो तो वहां है ना, हो सकता है। इस घर में कौन रहता है? सर यहाँ पे कोई नहीं रहता है। पिछले 3 महीने से घर बंद है। 3 महीने से बंद है? किसके नाम पे है ये फ्लैट? सर ये घर सुनील जी के नाम पर है, पर वो यहाँ नहीं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो क्या सुनील जी ने ये फ्लैट किसी को भाड़े पर रहने के लिए वगैरह नहीं दिया? नहीं सर। कोई केयर टेकर, इस घर के मालिक का कोई रिश्तेदार जिसके पास इस घर की चाबी हो? नहीं सर। वो शार्प शूटर यहाँ इस घर में घुसा कैसे? सर समझ में नहीं आ रहा है। घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, हम लोग भी अंदर दरवाजा तोड़ के आए। चलो देखते हैं। चलिए। बेचारी शिवांगी, मैंने देखा था इसका रियलिटी शो। जीतने के पूरे चांसेस थे इस लड़की के। सही कहा है किसी ने। हम चाहे कुछ भी कर ले, तकदीर में जो लिखा है वही होता है। सोनी के खुश खबर देने वाला है या खाली हाथ लौटाएगा? अरे यार, कभी खाली हाथ लौटाया मैंने आपको? तो फिर बताना जल्दी, क्या मिला है तुझे? बता रहा। .45 कैलिबर की गन से मारी गई ये लड़की। 0.45 कैलिबर से? चलो भाई रजत, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे हो यार? ये कौन सी नई बात बताई तूने? 0.45 कैलिबर से मारा है? अरे कुछ नया बता, उसके आगे बता सालून के। अरे आगे का सुन तो लो। तो फिर बता ना। आगे का ये है बॉस कि आज पहली बार एसीपी प्रद्युमन गलत साबित हो गया। मतलब तू सही है? हाँ। तो फिर सही बात बता। सही बात ये है बॉस कि एसीपी प्रद्युमन के हिसाब से ये लड़की सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में से गोली चली थी, उससे मारी गई। राइट? हाँ। गलत। क्या बॉस, इस लड़की को उसी कमरे में गोली मारी गई है जिस कमरे में लड़की थी, 5 फीट की दूरी से। 5 फीट की दूरी पर उसी कमरे में। सर की तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत का क्या है इसमें यार? अबे तो क्या कह रहा है, तुझे पता है?
ये मैं नहीं बोल रहा, ये फॉरेंसिक फैक्ट्स बोल रहे हैं। यार सालू के तेरे कहने का मतलब है कि किसी ने उसी बंद कमरे में 5 फीट की दूरी पर शिवांगी पर गोली चलाई और खूनी गायब भी हो गए। और किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। उसी कमरे में 5 फुट की दूरी पर से शिवांगी पर गोली चलती है, मगर बाहर उस होटल के कमरे के बाहर जहां पर इतनी चहल पहल थी, किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी ने खूनी को वहां से भागते हुए भी नहीं देखा। कैसे कैसे हो सकता है ये, जबकि उस कमरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, उस कमरे का दरवाजा। नहीं सर, इस खिड़की से नीचे उतरना जरा मुश्किल है। सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना चढ़ना, और इतने लोग भी थे बाहर, किसी ने तो देखा होगा उस खूनी को। और सर खिड़की के बाहर जाली लगी है और जाली को फाड़ने की कोई कोशिश भी नहीं की गई है। ये रूम भी सेंट्रल एसी है, एसी के डक से कोई बाहर निकल नहीं सकता सर। सर हाँ, ये देखिए, इस पे ऑयल लगा हुआ है। ओके सर, मशीन ऑयल। मशीन ऑयल? कहीं ये खून फोन मैकेनिक ने तो नहीं किया? शिवांगी ने फोन रिपेयर करने के लिए बुलाया हो, फोन करके निकल गया। हो सकता है। काम करते हैं, होटल के रिसेप्शनिस्ट से पता लगाते हैं कि सुबह सुबह शिवांगी ने किस किस को फोन किया था। शिवांगी ने तीनों कॉल्स रिसेप्शन पर ही की थी। फर्स्ट कॉल कंप्लेन के लिए आया था तकरीबन 6:45 बजे। उनकी कंप्लेन थी कि उनका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। फोन के ऊपर जो ऑयल के ट्रेसेस मिले थे, कहीं खूनी के तो नहीं? हो सकता है। और दूसरे 2 कॉल? सेकंड कॉल बेट्टी के लिए था और थर्ड कॉल कंप्लेन के लिए था कि उनके रूम का सॉकेट काम नहीं कर रहा है। तो शिवांगी ने 3 कॉल्स किए थे कंप्लेंट के लिए। इसका मतलब है 3 लोग उसके कमरे में गए थे। फोन मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वेटर, चाय वाला वेटर। साहब, मैडम ने कहा अंदर से चाय दरवाजे पर रख दो। मैंने चाय का ट्रे दरवाजे पर रखा और चला गया। कितने बजे था ये? 7, सवा 7 बजे। अब तुम फोन मैकेनिक हो ना? जी सर। बताओ। तो सर उस दिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से मेरा बाइक बंद पड़ गया था, तो उस दिन मैं बहुत लेट पहुंचा था और मैडम के कमरे में मैं गया ही नहीं सर। कितना लेट हो गए थे? सर लगभग 8:30 बज गए थे। आप चाहें तो एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। तो शिवांगी की लाश 8 बजे मिली थी, और तुम जब गए थे कमरे में तब क्या हुआ? सर उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी थी तो मैं आ ही नहीं सका। जब कमरे के अंदर कोई गया ही नहीं, तो फिर शिवांगी के कमरे के टेलीफोन पर वो मशीन ऑयल आया कहां से? मुकेश, रॉकी, साक्षी और प्रीति, इन्होंने शिवांगी को 7 बजे देखा था जिंदा। उसके बाद वो लोग कमरे में चले गए थे तैयार होने के लिए, और 8:30 बजे शिवांगी के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां उसकी लाश मिली। इसका मतलब है शिवांगी का खून सुबह 7 और 8:30 बजे के बीच में हुआ। इस 1.5 घंटे में तो कोई भी कुछ भी करके जा सकता है। तो क्रू मेंबर का कहना है कि कमरे के अंदर से पहले हेयर ड्रायर की आवाज आई और थोड़ी देर बाद शिवांगी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक मिनट सर, रिसेप्शनिस्ट ने तो फोन करके बताया था कि शिवांगी ने उससे फोन पे कहा था कि उसके कमरे का पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर ये हेयर ड्रायर की आवाज कहां से आई? वही तो, शिवांगी का कमरा जाकर चेक करते हैं। सर ये सॉकेट काम नहीं कर रहा सर। अच्छा, ये वाले सॉकेट में देखो। नहीं सर, ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा। वो एक सॉकेट बचा है। ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा है सर। कमाल है,
अगर इस कमरे का कोई भी पावर पॉइंट, कोई भी सॉकेट काम नहीं कर रहा है, तो फिर शिवांगी ने अपना ये हेयर ड्रायर चलाया कैसे? और अगर ये हेयर ड्रायर चला नहीं, तो फिर वो आवाज कैसी? हेयर ड्रायर जैसी जो बाहर खड़े लोगों ने सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांगी की मौत पहले ही हो चुकी हो और खूनी ने हेयर ड्रायर की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि बाहर लोगों को लगे कि शिवांगी जिंदा है और तैयार होने में देर कर रही है। लेकिन वो आवाज है क्या? किस चीज से बनी है वो आवाज? ये देखिए सर, ये स्पीकर इस लैम्प शेड में छुपा के रखा गया है और सर इसमें कनेक्टर भी है जिससे म्यूजिक सिस्टम, वॉकमैन, आईपॉड, मोबाइल फोन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसे। हाँ, तो फिर ढूंढो उस चीज को जिससे कनेक्ट किया गया था और उसमें से हेयर ड्रायर की आवाज आ रही थी। इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको चेक करो, उनके कमरे भी चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो चीज मिल ही जाएगी। सर, प्रोड्यूसर प्रणव के कमरे की तलाशी ली मैंने, कहीं से कुछ नहीं मिला। क्रू मेंबर्स के कमरों में से भी कुछ नहीं मिला सर। बाकी सभी लोगों के कमरे की तलाशी ली सर, कुछ नहीं मिला। किसी के कमरे में से कुछ भी नहीं मिला? कुछ तो मिलना चाहिए था। सर, साक्षी के कमरे से ये आईपॉड मिला है। इसके अंदर है हेयर ड्रायर की आवाज और वो चीख। ओह, तो मतलब चीख भी साक्षी की और हेयर ड्रायर भी साक्षी का। मौका देके ये साक्षी शिवांगी के कमरे में गई, उसका खून किया और ये आईपॉड उस स्पीकर में कनेक्ट करके निकल गई। और जब लोग दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर घुसे तो साक्षी ने ये आईपॉड चुपके से वहां से उठा लिया। तो क्या कंपटीशन जीतने के लिए साक्षी ने शिवांगी का खून किया होगा? साक्षी ने खून किया होगा? कहां है ये साक्षी? साक्षी, क्या बात है, यहाँ अकेली खड़ी है? जीत का जश्न मना रही हैं क्या? ये कैसा सवाल है सर? मतलब बहुत खुश होगी तुम कि बहुत जल्द तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर शिवांगी तो अब रही नहीं। तुम्हारा रास्ता तो बिल्कुल साफ है। सर, आप मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने ही किया है शिवांगी का मर्डर, समझी साक्षी? ये सरासर झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये आईपॉड पहचानती हैं? हाँ सर, ये आईपॉड तो मेरा ही है, मगर आपको कहाँ से मिला? तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे बैग के अंदर से। ये वही आईपॉड जिसमें हेयर ड्रायर की आवाज और शिवांगी के चीखने की आवाज बंद है। ना तो शिवांगी के कमरे में हेयर ड्रायर चला था और ना ही चीखने की आवाज आई। वो आवाजें इस आईपॉड से आई। सर, मानती हूँ कि ये मेरा आईपॉड है, पर ये 2 दिन पहले चोरी हो गया था। मैंने प्रीति और शिवांगी से भी पूछा, मगर उन्हें कुछ पता नहीं था। सर, अब ये आईपॉड किसने लिया, शिवांगी के कमरे में क्यों रखा, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मैं शिवांगी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम जलती थी उससे। तुम नहीं चाहती थी कि शिवांगी ये कंपटीशन जीते, इसलिए बड़ी चालाकी से तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। सर, मैं मानती हूँ कि शिवांगी मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, मगर सर, मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि कंपटीशन जीतने के लिए मैं शिवांगी का खून कर दूं। तुमने तो अपने प्रेस इंटरव्यू में ये भी कह दिया था ना कि ये रियलिटी शो जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ सर, मगर वो मैंने अपना आत्मविश्वास जताने के लिए कहा था। जिस वक्त शिवांगी की मौत हुई, तुम कहाँ? सब तैयार होने चले गए और मैं अपने रूम में रिहर्सल कर रही थी। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे? आपको करना ही पड़ेगा सर।
उस दिन अपने रिहर्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने। आप चाहें तो उस रिकॉर्डिंग की टाइम चेक कर सकते हैं। वो तो हम पता लगा लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग से साक्षी की सच्चाई का तो पता चल ही जाएगा। तब तक ये आईपॉड और स्पीकर्स फोरेंसिक लैब भेज देते हैं, शायद उंगलियों के निशान मिल जाए। बॉस, शिवांगी के कमरे से जो स्पीकर मिला है इसमें ड्रग्स के ट्रेसेस। ड्रग्स? ये स्पीकर साक्षी का है, तो कहीं साक्षी ड्रग एडिक्ट तो नहीं? नहीं रचित, मुझे नहीं लगता साक्षी एक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि हमने साक्षी का कमरा अच्छी तरह से चेक किया है। और तो जिस रियलिटी शो में साक्षी ने हिस्सा लिया था, उस शो के बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। और फिर शो शुरू होने से पहले हर कॉम्पिटिटर की ब्लड टेस्ट की जाती है। सालम सर, ये किस किस्म का ड्रग है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है, आसानी से नहीं मिलता है। मेथाडॉक्स 10 और काफी महंगा भी। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमने सारे कमरों की तलाशी ली, कहीं भी हमें ड्रग्स के कोई अंश नहीं मिले। फिर इस स्पीकर पर ड्रग के ट्रेसेस कहां से आए? रजत, जिसने भी ये आईपॉड का स्पीकर शिवांगी के कमरे में रखा है, मुझे तो लगता है ड्रग्स भी उसी आदमी ने रखे होंगे। वही ड्रग एडिक्ट हो सकता है। सर, ये काम एक ऐसे आदमी का हो सकता है जिसके पास कमरे की डुप्लीकेट चाबी है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उस समय साक्षी कमरे में नहीं थी। सर, आमतौर पर होटल स्टाफ के पास डुप्लीकेट चाबी होती है। लेकिन होटल का एक मामूली स्टाफ शिवांगी को क्यों मारना चाहे, साक्षी को क्यों फंसाना चाहे? पुरानी दुश्मनी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पैसों के लालच में? जो कुछ भी है, होटल के मैनेजर से पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन सुबह शिवांगी के कमरे में होटल का कौन सा स्टाफ गया था। देखो मैडम, मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हैं आप? हेलो? हाँ सर, सीआईडी तहकीकात कर रही है। जो कुछ पूछना है आपको उनसे जाकर पूछिए, ठीक है? आइए सर, खूनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? क्या बताऊं सर, इन मीडिया वालों ने फोन कर करके तंग कर दिया है। सर, जब मुझे ही नहीं पता तो मैं इन लोगों को क्या बताऊं? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। आप जरा कोऑपरेट करेंगे तो काम आसान हो सकता है। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अब ये बताइए, जिस दिन शिवांगी का खून हुआ था, उस सुबह उसके कमरे में कौन कौन गया था? 1 मिनट सर। सर, फोन रिपेयर करने वाला गया था। उससे तो हम बात कर चुके हैं। और कोई? 1 मिनट सर। सर, मुकुल गया था। मुकुल? कौन है ये मुकुल? हाउसकीपिंग से है। सुबह 7 बजे जाता है, साफ सफाई करने के लिए, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। 7 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है और 7:30 के आसपास शिवांगी का खून हुआ था। ये मुकुल? सर, मुकुल को मैं एक बार पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ। वार्निंग किस बात के लिए? सर, शिवांगी ने कंप्लेन की थी कि उसकी महंगी घड़ी और बैग से कुछ कैश चोरी हुआ है। चोरी मुकुल नहीं की थी? सर, तलाशी तो ली थी पर उसके पास से कुछ नहीं मिला। चोरी का इल्जाम था उस पर। उसके खिलाफ एक्शन लेने के बदले तुमने उसे वापस शिवानी के कमरे में भेज दिया। तो सबूत के बगैर क्या एक्शन लेता? कहाँ है मुकुल, जरा बुलाओ उसे। सर, मुकुल ड्यूटी पे नहीं आया है, वो इस वक्त स्टाफ क्वार्टर में होगा। मुकुल, आप लोग? लगता है भागने के चक्कर में था। सारा सामान पैक करके तैयार है। सुबह मुकुल, कहाँ भाग रहा है तू? मैं भाग नहीं रहा था सर, मैं तो छुट्टी पे अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ होटल में मर्डर हुआ और होटल का कोई भी स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता? तलाशी लो। तलाशी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया था। वो पता चल जाएगा। देख, सच सच बता, शिवांगी का खून तुमने किया है या नहीं? खून? मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? सर, बैग में गन नहीं है। वो गन कहाँ है? हाँ? शिवांगी के कमरे में साफ सफाई करने तुम ही गए थे ना?
मेरे पास कोई गन नहीं है सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। देख मुकुल, सच सच बता। हमारे मैनेजर ने भी यही कहा है कि सुबह सुबह शिवांगी के कमरे में तुम ही गए थे। सर, पैसे और घड़ी, शिवांगी ने अपने पैसे और घड़ी चोरी होने की मैनेजर से कंप्लेंट लिखवाई थी और उसे मुकुल पे शक था। और शिवांगी तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने वाली थी और इसी चक्कर में तुमने शिवांगी का खून कर दिया। मानता हूँ सर कि ये पैसे और घड़ी मैंने शिवांगी के कमरे से चोरी किए थे सर, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। तुम कितने बजे गए थे कमरे में? सर करीब 7:15 बजे थे सर, सुबह के। सुबह 7:15 बजे? फिर क्या हुआ? सर मैं बाहर खड़ा था सर, शिवांगी किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी सर, शायद कोई झगड़ा चल रहा था सर। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? नहीं सर, कमरा बंद था, मैं बाहर खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा था सर। क्या बात कर रहा था वो आदमी? सर वो आदमी शिवांगी को धमकी दे रहा था, वो कह रहा था कि उसके अतीत के बारे में सबको बता देगा सर वो कह रहा था उसका करियर पूरा बर्बाद कर देगा वो। फिर? सर मैंने उसके कमरे की घंटी बजाई, शिवांगी ने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला और जैसे ही शिवांगी ने मुझे देखा उसने मुझे गुस्से में कहा कि मैं 1 घंटे बाद आऊँ। सर उससे पहले कि मैं कुछ देख पाता उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया सर। सर मैंने होटल का रजिस्टर चेक किया है सर, शिवांगी से मिलने कोई नहीं आया था। ओह, होटल के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। कौन हो सकता है जो शिवांगी को ऐसे धमकी दे रहा था? जो कोई भी है, शिवांगी की जान पहचान गई है, जिसे शिवांगी अच्छी तरह से जानती थी। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिसे शिवांगी के अतीत का कोई राज मालूम है और उसी राज की वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सर आपको क्या लगता है शिवांगी को किसने मारा होगा? रजत, हमें सभी लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, सभी लोगों पर। उस होटल का जो हाउसकीपिंग बॉय है ना मुकुल, उसकी बातों से तो मुझे लगता है कि ये जो भी कोई है वो शिवांगी के अतीत से जुड़ा हुआ है और जरूर उसकी शिवांगी से बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। एक बार पता चल जाए ना कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो शिवांगी के अतीत से जुड़े हुए हैं, हमारा काम बन जाएगा। जी कहिए, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। क्या बात है, आप यहाँ? नहीं, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे आप शिवांगी की? जी मैं शिवांगी की माँ हूँ। सर बात क्या है, शिवांगी ने कुछ किया क्या? जी नहीं, शिवांगी ने कुछ नहीं किया है। एक बात बताइए, वैसे आप इस घर में क्या अकेली ही रहती है या? सर मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया 2 साल पहले। एक शिवांगी है मेरी, लेकिन उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो तो हमेशा अपने करियर बनाने के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन सर बताइए बात क्या है, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी देखिए, दरअसल आपकी बेटी शिवांगी की मौत हो गई है। शिवांगी की मौत? कैसे ये सब? देखिए, वो जिस होटल में रह रही थी उस होटल के कमरे में किसी ने उस पर गोली चलाई है। गोली शिवांगी को? शिवांगी में कैसे? मैम आप प्लीज अपने आप को संभालें। ये मेरी ही गलती थी, मुझे उस दिन उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैम ये आप किस दिन की बात कर रही हैं? मेरी शिवांगी का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि वो बड़े पर्दे की हीरोइन बने। एक दिन मेरे और उसके बीच में बहस हो गई और मैंने उसे कह दिया कि तू हीरोइन बनना है तो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकती हो। और जिद में आकर शिवांगी ने घर छोड़ दिया। वैसे कब की बात है ये? 2 साल पहले। तो इन 2 सालों में
आपने शिवांगी को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उसे बहुत बार फोन लगाया, लेकिन उसने मेरे फोन का जवाब कभी नहीं दिया। बस एक बात बताइए, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं पता। मेरी शिवांगी बहुत हंसमुख थी, आसानी से अपने दोस्त बना लिया करती थी। वैसे क्या शिवांगी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? किसी खास दोस्त के साथ, या फिर क्या कभी किसी ने उसे डराया धमकाया था? जी नहीं, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी से दुश्मनी मोल ले ली हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, अगर आपको एतराज न हो तो हम शिवांगी का कमरा देखना चाहते हैं। सर, हाँ। चिट्ठियां देखिए सर। लव लेटर? लव लेटर किसकी है? कोई नाम तो लिखा हुआ नहीं। मैम, क्या शिवांगी का कोई खास दोस्त था? मेरा मतलब है कोई बॉयफ्रेंड जिसे बहुत चाहती थी? पता नहीं सर, उसने कभी भी मेरे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं की। सर ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिले हैं, किसी पुनीत के नाम पर है, एड्रेस बोरीवली का है। पुनीत कौन है? और बोरीवली का एड्रेस भी हमारा नहीं है, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल शिवांगी के पास कैसे आए? सर हो सकता है ये पुनीत ही शिवांगी का वो खास दोस्त हो। रजत, खास दोस्त हो ना हो, लेकिन कहीं ये पुनीत ही तो नहीं जो शिवांगी से मिलने गया था उसके होटल में? जी सर, मैं ही पुनीत हूं। कहिए सर, क्या बात है? मेरे नौकर ने कहा कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ पुनीत जी, एक खून के सिलसिले में। खून? किसका खून सर? इसे जानते हो? शिवांगी का खून हुआ है? हाँ। कैसे जानते हो शिवांगी को? सर ये मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट थी। अच्छा। करीब 3 महीने पहले ये फ्लैट छोड़कर चली गई। कहाँ गई वो? सर कहाँ चली गई ये तो नहीं पता, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक यहीं रहता है। क्या? हाँ सर, शायद वो आपको कुछ बता पाए। शिवांगी की शादी हो चुकी थी? पर सर ये कैसे हो सकता है? रियलिटी शो के फॉर्म पर तो लिखा हुआ था कि उसका स्टेटस सिंगल है, यानी अनमैरिड। वही तो। देखो पुनीत, जो कुछ भी है सच सच बताओ, वरना बहुत मुश्किल में पड़ोगे, समझे? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। और उन्होंने प्रूफ के तौर पर हमें शादी की फोटोग्राफ भी दिखाई थी। शिवांगी के पति का नाम? सिद्धार्थ सर। पेइंग गेस्ट करके क्यों रखा हूं? सर मेरा फ्लैट काफी बड़ा है सर, और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने शिवांगी और सिद्धार्थ को पेइंग गेस्ट रख लिया। लेकिन सर वो लोग इतना झगड़ा करते थे कि मैं परेशान हो चुका था। अग्रीमेंट किया था? नहीं सर। नहीं सर। सर मुझे तो लगता है कि शिवांगी ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए ये बात छुपाई होगी कि वो शादीशुदा है। हाँ, मगर रजत पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये सिद्धार्थ है कौन। बताओ पुनीत, कहाँ मिलेगा ये सिद्धार्थ? सर वो फोन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और अभी तो जॉब पे गया होगा। चलो उसका कमरा दिखाओ। आइए सर। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर। हाँ। सर यहाँ तो कोई सामान नहीं है। हमारी बिल्कुल खाली है, लगता भाग गया। What? सिद्धार्थ अपना सारा सामान लेकर चला गया?
सर शादी की फोटो। मतलब सच बोल रहा था? सर। हाँ सर देखिए, सर यहाँ से कोई पेपर फाड़ा हुआ है। लगता है इसमें कुछ लिखा हुआ था, इंप्रेशन है। पूर्वी पेंसिल से रब करके देखो, देखो क्या है। सर ये तो किसी फ्लाइट का PNR नंबर है। ओह, PNR 168 827। PNR 168 827। पता लगाओ किस फ्लाइट का नंबर है ये और कितने बजे की फ्लाइट है। पूर्वी ने बताया ये सिद्धार्थ JC एयरलाइंस के 3 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जा रहा है, लेकिन काउंटर पे पूछ लेते हैं। CID Flight 961 Mumbai Sharjah is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए कि JC एयरलाइंस की 3 बजे की कोलकाता जाने वाली प्लेन टाइम पे है? जी सर, लेकिन सॉरी, अभी उस फ्लाइट को सिर्फ 15 मिनट्स टेक ऑफ में बचे हैं। मैं आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकती हूँ। हमें उस फ्लाइट में नहीं जाना है, किसी को वो फ्लाइट बोर्ड करने से रोकना है हमें। लेकिन सर बात क्या है? हम लोग CID से जरा चेक कीजिए, सिद्धार्थ नाम के आदमी ने चेक इन किया है क्या? ओके सर। 3 बजे में से 15 मिनट बचे हैं। अभी तक तो सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया होगा उसने। तो हो सकता है अब तक फ्लाइट बोर्ड कर गई हो। सर मिस्टर सिद्धार्थ तो 2 बजे ही चेक इन कर चुके हैं। ओह, सिक्योरिटी वालों को बोल दीजिए अगर वो अभी फ्लाइट के अंदर है तो वहीं पे अरेस्ट कर लें उसे। सर मैं सबको अलर्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये फ्लाइट किस गेट से जाने वाली? सर गेट नंबर 3 से। सॉरी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सचिन सामने देखिए। मैंने ही मारा शिवांगी को। उसने मेरे साथ धोखा किया था सर। कैसा धोखा? पहले तो मुझसे शादी की और फिर दुनिया के सामने वो शादी छुपाना चाहती थी सर। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की थी? तुमसे रिश्ता तो नहीं तोड़ा था उसने? फिल्म स्टार बनने के लिए वो रिश्ता भी तोड़ने को तैयार थी सर। कंपटीशन जीतने का जुनून सवार था उसके सर। और जो तुम्हें मंजूर नहीं था इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? नहीं सर, मैं उससे बहुत प्यार करता। पिछली रात मैं उसे मिलने भी गया उसे समझाने के लिए, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही भड़क गई। कहने लग गई अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट के लिए तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, उसने मुझे धमकी दी
कि वो साबित कर देगी कि ये शादी झूठ है। मैंने सब नकली फोटोग्राफ्स बनाई हैं शादी की। वो मुझे पहचानती नहीं। फिल्मी चमक दमक में वो इतनी अंधी हो गई थी सर कि अपने पति तक को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी सर। वो कोई पति ये कैसे बर्दाश्त करेगा सर? क्यों मारा ये तो बता दिया, लेकिन खून कैसे किया उसका? मैं होटल के फोन डिपार्टमेंट में काम करता था सर। उस दिन जब उसने एक कंप्लेंट की तो मैं भेस बदल कर उसके रूम में चला गया। मैडम फोन ठीक हो गया। शिवांगी के रूम का कनेक्शन मैंने ही खराब किया था। थैंक्स, मैं परेशान हो गई थी। थैंक यू नहीं मैम, गुड बाय। सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो तुम? उसका खून करने के बाद मैंने आईपॉड और स्पीकर लैंप में फिट कर दिए और जाने से पहले अपना सारा सामान बैग में डाल दिया। फिर मैंने पर्दा और खिड़की दोनों खोल दी ताकि ये लगे कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है। जब दरवाजा तोड़कर सब लोग अंदर आए तो मैंने मौका देखकर आईपॉड वहां से निकाल लिया। सर मैं सच कहता हूँ सर, ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया सर। शिवांगी ने मुझे मजबूर किया सर ये सब करने पर। दुनिया में मजबूर लोगों की कोई कमी नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ, लेकिन सब तुम्हारी तरह खून करते नहीं फिरते। अपनी भावनाओं की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी होगी। उम्र कैद होगी तुम्हें। काम हो गया क्या? मुझे 3 बजे का वादा किया था तुमने, मुझे उसे भी जवाब देना है। मैं वक्त का बहुत पक्का आदमी हूँ। ये लो अपनी घड़ी, देख लो सब कुछ ठीक है या नहीं। अरे भैया संभाल के, धीरे धीरे। देखो इसमें मेरी बहुत महंगी क्रॉकरी है। पढ़ो, ग्लास हैंडल विथ केयर। संभाल के लेके जाओ। चिंता मत कीजिए मैडम जी, कुछ नहीं टूटेगा। अरे चिंता कैसे ना करूं? इसमें से अगर एक भी सामान टूटा ना तो मैं तुमसे पैसे लूंगी। चलेगा। हाँ चलेगा, बात करने की तमीज नहीं है। अरे ये क्या है? मैंने आप लोगों से कहा था गाड़ी से सामान उतार कर सीधे अंदर ले जाना, यहाँ फैला दिया। चलिए टाइम मत वेस्ट करिए, ले जाइए अंदर। सारा सामान अंदर चाहिए मुझे, सीधे अंदर भाई। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ मिलानी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सामान ज्यादा है। मिलानी तुम भी ना हमेशा परेशान रहती, ये सारा सामान हमारा ही है। मगर ऐसा। चलो चलो अभी अंदर चलो, कमाल करती हो तुम भी। अब मैं मुफ्त में कोई सामान क्यों देगा? तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे। हद। तो इसमें गलत क्या कहा? बस पता नहीं, जब देखो तुम मेरे से झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती हो। अब बहस बंद करो और ये सब सामान समेटो, जिसको जहाँ रखना रखो। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे ही सब करना है। ये उठाओ, वहाँ रखो। वहाँ रखो। चलो चलो जल्दी लाओ सामान सब। ठीक से खोला उसे। आप? जी मैं आरटीवी टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ, आपके यहाँ ये टेलीफोन लगाना है। अच्छा। आई कार्ड है आपके पास? हाँ जी। चलो छोड़ो, आप आइए मेरे साथ। टेलीफोन बेडरूम में लगा, आइए। जी। अरे घड़ी क्या देख रही हो, काम करो जल्दी। इतना काम पड़ा है। मिलानी ये तो कह रहा है कि बेडरूम में टेलीफोन का कनेक्शन खराब हो गया, फोन यहीं हॉल में लगेगा। बेडरूम का कनेक्शन खराब है? जी मैडम। नहीं नहीं, हॉल में फोन मत लगाना। जब भी फोन बजेगा मुझे ही उठाना पड़ेगा। बेडरूम का कनेक्शन आज ही ठीक कर दो। माफ कीजिएगा मैडम, आज तो हो नहीं पाएगा। आपके घर के अलावा मुझे 2 और घरों में जाना है। अरे छोड़ो ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत, फोन यहीं लग जाने दो। जब भी घंटी बजेगी मैं खुद आके उठाऊंगा। बस तुम उठाओगे? सुस्ती के पहाड़।
जबान संभाल के बात करो मिलानी। जो मुंह में पक देती हो। जो तुम्हारे दिल में आए करो। हाँ। अरे छोड़िए, कुछ भी बक देती है। आप प्लीज अपना काम कीजिए। अब थोड़ा ही सामान बचा है, इसे कल सजाएंगे। जी मिलानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास वक्त ही वक्त है, आराम से सजा लेना। हाँ, तुम तो बोलोगे ही, आखिर घर तो हमें ही सजाना है ना। तुम फिर से शुरू हो गई ना? क्यों, सच्ची बात कड़वी लगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, मैंने कहा ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। रीमा, तुमने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ना? जी मैम साहब। ठीक है, तुम जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। जी। फोन की घंटी। फोन लगाया है नहीं कि फोन बजना शुरू। अभी तक तो पड़ोसियों से भी जान पहचान नहीं हुई, इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो। मिलानी, मिलानी, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। मिलानी, काश मैं गया होता वो फोन उठाने, तो ये सब कुछ नहीं होता। मिलानी, तुम जैसी भी थी, मेरी पत्नी थी मिलानी। तुम मेरी पत्नी थी। कैसे हुए इसे? कुछ नहीं पता साहब, मैं और मिलानी बेडरूम में सो रहे थे, फिर अचानक फोन की घंटी बजी। मिलानी फोन उठाने गई, फिर अचानक जोर से धमाका हुआ। मेरी नींद खुली, भागता बाहर आया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। खत्म हो चुका था सब कुछ। आप उस वक्त बेडरूम में थे? जी हाँ। और आप कहाँ थी? मैं रसोई घर में थी साहब, मैं भी सो रही थी। फोन की घंटी सुनाई नहीं दी आपको? नहीं साहब। सही है, देखिए फोन की हालत देख के तो नहीं लगता कि फोन के अंदर बॉम्ब लगाया गया होगा। तो ये बॉम्ब किस चीज में रखा गया होगा? अब कितने बजे थे जब बम फूटा? 2 बजे थे साहब। हाँ, 2 बजे के आसपास। 2 बजे पे? जी साहब। 2 बजे फोन की घंटी बजती है और 2 बजे धमाका होता है। इस धमाके का और इस फोन की घंटी का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। आप लोग दोपहर को ही आए थे ना यहाँ पे? जी हाँ, 1 बजे। और ये सारा सामान आप लोग अपने साथ लेके आए थे? जी। अच्छा, आप लोगों को अपने सामान में कुछ अजीब लगा? कोई सामान जो आप लोगों का नहीं हो? साहब, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मिलानी बार बार एक बात बोल रही थी, सामान कुछ ज्यादा है, सामान कुछ ज्यादा है। सामान ज्यादा है? अच्छा ये बताइए कि पूरे दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको अजीब सा लगा? अजीब? वो टेलीफोन वाला आदमी साहब। हाँ, वो टेलीफोन वाला आया था कनेक्शन के लिए। पहले वो बेडरूम में गया, उसने बोला वहां पॉइंट खराब है, फिर आके उसने यहाँ उसने कनेक्ट किया। पॉइंट खराब है? बेडरूम उस तरफ है? हाँ। अच्छा, ये टेलीफोन वाला कितने बजे आया था? हमारे आने के कुछ टाइम बाद ही आया था। मतलब आप लोग यहाँ पे पहुंचे और उसी वक्त तो टेलीफोन वाला भी आया? जी। कमाल है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। लेकिन उसे तो आपने ही बुलाया ना? नहीं, हमने नहीं बुलाया उसे। फिर आपने उसे घर में घुसने क्यों दिया? हमें लगा शायद हमारे एजेंट ने उसे भेजा होगा। नाम क्या था इस टेलीफोन वाले का? नाम? सर, टेलीफोन वाले ने झूठ बोला था सर। बेडरूम का कनेक्शन एकदम ठीक ठाक है। ओह,
मतलब वो टेलीफोन वाला यहाँ बॉम्ब रखने के लिए आया था? हाँ सर, और ये सारी की सारी साजिश पहले से ही रची गई थी। 2 चीजों का पता करना होगा। एक तो ये बॉम्ब किस चीज में रखा गया था, और दूसरा वो फोन कॉल किसने किया था। आप जरा अपने एजेंट का नाम और सेल नंबर दीजिए हमें। इस बार हम 3 महीने का किराया एक साथ ही लेंगे। यस, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? रोजविला तुम लोगों ने किराए पर दिया है ना? रोजविला मड़ वाला? हाँ भाई, तुम दोनों ने ही किराए पे दिया था ना वो विला, प्रतीक और मिलानी को। हाँ, हमने ही किराए पे दिया था रोज विला, मगर प्रतीक और मिलानी को नहीं सर। क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्रतीक और मिलानी को नहीं? नहीं सर। तुम लोगों ने ही दिया था ना 5 साल के किराए पर वो बंगला, वो रोज विला, प्रतीक और मिलानी को। ये कैसे हो सकता है सर? और कल रात उसी विला में बम फटने के कारण प्रतीक की बीवी मिलानी की मौत हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? सच्चाई यही है। हम पर विश्वास कीजिए सर, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। रोज विला तो हमने कानपुर में रहने वाले महंत और नताशा को किराए पे दिया था। महंत और नताशा को? हाँ सर। और सर, आप जिस प्रतीक और मिलानी की बात कर रहे हैं ना, उनको तो हमने मालवनी का लाल महल किराए पर दिया था। करण, तुमने क्या गड़बड़ी कर रखी यार? सारे पेपर्स तो तुमने ही बनवाए थे ना, अभी तुम मुझे जवाब दो। सर, मुझसे ही गलती हो गई शायद। दोनों लोग एक ही दिन मुंबई आ रहे थे और दोनों को घर लेने की इतनी जल्दी थी कि बंगलो देखे बगैर डील पक्की कर दी। बकवास मत करो। आजकल के जमाने में कोई प्रॉपर्टी देखे बिना डील करता है क्या? और इस केस में एक नहीं 2 लोग, प्रतीक और महंत, बिना घर देखे वहाँ रहने चले जाएंगे। सर, उन्होंने कहा कि वो किसी समस्या में उलझे हुए, वो बंगला देखने नहीं आ सकते और अच्छा किराया भी देने के लिए तैयार थे, इसलिए हमने भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सर, इसीलिए कागजात बनाते वक्त मुझसे गलती हो गई और जल्दबाजी में बंगलों की अदला बदली हो गई। जल्दबाजी में बंगलों की अदला बदली हो गई। और वो बॉम्ब, रोजविला में जो बॉम्ब था, उसके बारे में क्या जानते हो? सर, उस बम विस्फोट के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये रोजविला का असली मालिक कहाँ है? सर, वो बेंगलोर में रहते हैं, वो पार्टी से मिले भी नहीं, उन्होंने पेपर साइन करके भिजवा दिए। ये कैसे समझौता है? बंगलो का मालिक किराएदार की जांच पड़ताल नहीं करता है, किराएदार बंगलो देखे बिना वहाँ रहने चला जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? और एक बात बताओ, वो टेलीफोन वाला जो रोजविला में गया था, तुमने ही भेजा था उसे? नहीं सर। तो फिर किसने भेजा? सर, रोजविला में तो टेलीफोन का लाइन हमने 15 दिन पहले शुरू कर दिया था, तो हम क्यों भेजेंगे टेलीफोन लाइन वाले को? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, सब पता चल जाएगा। सर, ये रोज विला में महंत और नताशा रहने जाने वाले थे, तो इन लोगों से भी पूछताछ कर ही लेते हैं सर। हाँ, मिलते हैं महंत और नताशा से, लेकिन अभिजीत पता लगाना पड़ेगा ये टेलीफोन वाला है कौन जो रोज विला में गया था। किस लिए गया था ये रोज विला में टेलीफोन वाला? राकेश, ये कुल मिलाकर 50 डिफॉल्टर्स। एक काम करो, इन सब के पास एक आखिरी नोटिस भेजो और उसके बाद इनकी लाइन डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है सर। आप ही आरटीबी टेलीफोन एक्सचेंज के एरिया सुपरवाइजिंग मैनेजर हैं? जी, मेरा नाम विवेन है सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से, रोजविला मड आइलैंड में एक औरत का खून हुआ है और उसी सिलसिले में हम आपके एक कर्मचारी से मिलना चाहते हैं। वो कर्मचारी कल इस रोजविला में गया था एक नया टेलीफोन एक्सचेंज करने के लिए। सर, आप किस कर्मचारी की बात कर रहे हैं? उसका नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने उसकी शक्ल देखी थी। एक मिनट सर। मड आइलैंड के रोज विला में कल किसको नए कनेक्शन के लिए भेजा था? क्या 2 हफ्ते पहले नया कनेक्शन लग चुका है, ऑनलाइन चालू है? किसे भेजा था वहां पर? चंदर को। ठीक है, उसे अंदर भेजो। विवेन साहब, ये हमें मालूम था कि रोजविला में 2 हफ्ते पहले ही एक नया कनेक्शन हो चुका है और फोन चालू है, इसीलिए हम इस कर्मचारी से, इस चंदर से मिलना चाहते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ चंदर, ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। साहब, ये वो आदमी नहीं है जो कल रोजविला में आया था। ठीक से याद है ना तुम्हें? ये वो आदमी नहीं था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था। मैडम ने उसका आईडी भी चेक किया था। ये वो आदमी नहीं है? ये चंदर नहीं है? तो फिर चंदर जी, तुम्हारे नाम पर कोई और कैसे गया था?
रोज विला में नया टेलीफोन कनेक्शन करने के लिए कैसे गया था कोई और? क्यों? क्या तुमने तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड किसी और को दिया था? दिया था या नहीं? बताओ तुम्हारा आई कार्ड बताओ, बताओ तुम्हारा आई कार्ड। नहीं सर। बताओ बताओ कौन गया था तुम्हारे नाम पर? कौन गया था चंदर बनकर? जल्दी बता। सब मुझे उसका नाम नहीं मालूम साहब। कैसे नहीं मालूम? जल्दी बता। बता कौन है वो? क्या जानता है उसके बारे में तुम? मैं उसे ज्यादा नहीं जानता साहब, बस सिर्फ एक हफ्ते से मैं उसे टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर देखता था साहब। उसने मुझसे दोस्ती की, अपना प्लान बताकर मुझे अच्छे पैसे दिए साहब, ताकि मेरा मुंह बंद रहे। और क्या जानता है उसके बारे में? वो मुझसे मिलने के बाद अक्सर रिक्शा पकड़ता था साहब। रिक्शा पकड़ता था? और क्या कहता था रिक्शा वाले को? कहाँ जाना है कहता था? चारकोप। चारकोप। साहब जी खाना लगा दिया है, खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। नताशा मैम साहब अभी तक उठी नहीं। अखबार पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला। और ये नताशा भी ना, उसकी नींद की गोलियां कम करनी पड़ेगी। वैसे भी नताशा मैम साहब ने तो अलार्म लगाया था ना। इस समय कौन है? आप? मंतूर नताशा घर में है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। कहिए, मैं ही महंतू। देखिए, रोज विला में जो वारदात हुई है उसके बारे में पूछताछ करने आए हम लोग। हाँ, अमित ने सब कुछ बताया है मुझे उसके बारे में। स्टेट एजेंट अमित ने सब कुछ बताया? जी। आप जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों में से किसी को जानते हैं आप? नहीं। नहीं। मंजी, ये मिलानी और प्रतीक है। जिस रोज विला में आप दोनों रहने जाने वाले थे, आपकी जगह ये गए और फिर आपको पता है क्या हादसा हुआ। ये प्रतीक और मिलानी है। ये सब उस दूसरे एजेंट करण की गलती की वजह से हुआ है। न वो बंगलों की अदला बदली करता और नहीं ये सब कुछ होता। लेकिन मान जी बात अलग है। हमें शक है कि रोज विला के बॉम्ब फटने से मिलानी की जो मौत हो गई, वो बॉम्ब प्रतीक और मिलानी के लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए था, आप लोगों के लिए। कि हम लोगों के लिए? जी हाँ। लेकिन हमें कौन मारना चाहता है? नताशा कहाँ है? आपकी बीवी कहाँ है नताशा? वो तो सो रही है। गॉड, 2 बज गए और अब तक सो। नताशा! 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 छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे नताशा के पास जाना है। मंजी, मंजी, थोड़ा आप नताशा के पास नहीं जा सकते। अगर आप गए तो कोई एविडेंस होगा तो नष्ट हो जाएगा। प्लीज, हम आपका दुख समझें। प्लीज सचिन, फ्रेडी, देखो जरा गौर से, अच्छी तरह से देखो क्या मिलता है। नताशा, प्लीज शांत हो जाइए। सर, घड़ी के टुकड़े, अलग अलग घड़ियों के। इतने सारे घड़ियों के टुकड़े? मान जी, नताशा के कमरे में इतनी सारी घड़ियां कैसे? नताशा को नींद से उठने में तकलीफ होती थी, इसीलिए उठने के लिए वो 3-3 घड़ियों में अलार्म लगाती थी। 3-3 घड़ियों? तो कहीं बॉम्ब घड़ियों में तो नहीं फिट किया गया था? बात बताइए, क्या ये घड़ियां नताशा ने खरीदी थी? जी हाँ। कहाँ से खरीदी थी आप बता सकते हैं? यही पास ही में एक दुकान है, नीड्स नाम की, वहीं से खरीदी थी। नीड्स? जरूर घड़ियों में कुछ गड़बड़ है। मिल गया।
अरे साळुंखे, क्या पता चला, जरा हमें भी तो बता। अरे बॉस, सारा फर्नीचर इतना तहस नहस हो गया है कि मुझे फर्नीचर का एक एक टुकड़ा बहुत अच्छी तरह से चेक करना पड़ा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये बॉम्ब बना किस केमिकल से। ये देखो, ये है उस केमिकल का कार्बन चेन। कौन सा केमिकल है ये? सेस्पेक्स टॉक्सिन। सेस्पेक्स टॉक्सिन? हाँ, वैसे तो और भी केमिकल्स मिले हैं मुझे, लेकिन ये सेस्पेक्स टॉक्सिन केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में मिला। अब बॉस, ये सेस्पेक्स टॉक्सिन सबसे ज्यादा इस घड़ी पर मिला है। इतना ही नहीं, इस घड़ी पर मुझे उस बॉम्ब के डेटोनेटर के अंश भी मिले। इस घड़ी के टुकड़ों पर से? इसका मतलब है कि बॉम्ब घड़ी के अंदर फिट किया गया था। सर, कहीं ये घड़ी भी उन सामानों में से तो नहीं जिसे मिनाली ज्यादा सामान कह रही थी? हो सकता है। फ्रेडी, सचिन, काम करो, ये घड़ी के जितने भी टुकड़े हैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करो। अब समझ में आ रहा है सर। जैसे इस घड़ी में 2 बजे इस घड़ी के अंदर रखा गया बॉम्ब ट्रिगर हुआ और फट गया। सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रात 2 बजे फोन की घंटी बजती है, मिलानी उस फोन को उठाने के लिए हॉल में आती है और उसी वक्त बॉम्ब फट जाता है। हाँ अभिजीत, एक बहुत बड़ी साजिश है ये। बस पता लगाना चाहिए कि ये फोन किया किसने था, किसने किया था फोन। सर, मुझे तो इस काम वाली बाई पे शक है सर। उस टाइम से कहा था कि ठीक 2 बजे धमाका हुआ था, मगर उसने कोई घड़ी नहीं पहन रखी थी, तो एग्जैक्टली धमाका कितने बजे हुआ उसे कैसे पता? इस काम वाली बाई से फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बॉम्ब घड़ी में ही फिट किया गया था, और जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजे धमाका हो गया और मिलानी मर गई। एक बात और बात, ठीक ऐसा ही घड़ी वाला बॉम्ब सेम कॉम्पोजिशन का मुझे नताशा के घर के सामान में भी मिला है। और सर, इन दोनों बॉम्ब्स में से ये जो कीले, कांच और मेटल के टुकड़े मिले, ये तो किसी भी हार्डवेयर शॉप में से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। मतलब ये बॉम्ब देसी बॉम्ब है, क्रूड बॉम्ब? हाँ, ये क्रूड बॉम्ब ही है, और इसे बनाने वाला जरूर कोई नौसिखिया होगा, लेकिन हाँ, उसे इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि इसने घड़ी की सुई को ही बॉम्ब का ट्रिगर बना लिया। इंजीनियरिंग की जानकारी मतलब दोनों बॉम्ब एक ही तरीके से बनाए गए, एक ही तरीके से। पहला बॉम्ब फटा, मिलानी की मौत हो गई, और बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही अंदर दूसरा घड़ी का बॉम्ब फटा और नताशा की मौत हो गई। लेकिन एक बात है, ये सब कुछ जो हुआ वो उस करण, उस स्टेट एजेंट की गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से घर की अदला बदली हो गई। मिलानी भूल से रोजविला मतलब नताशा के घर में पहुंच गई और नताशा मिलानी के घर में। इसका मतलब है कि खूनी ने बॉम्ब नताशा के लिए बनाया था, नताशा के लिए, मिलानी के लिए नहीं। और जब उसे पता चला कि नताशा जिंदा है, तो ठीक वैसे ही बॉम्ब से उसने नताशा को भी मार दिया। तो ये देखिए, इस घड़ी के इस टुकड़े पे स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है इस पे। 1 मिनट में देखूं। हाँ, अब देखिए, कुछ कुछ नजर आ रहा है। एसके, कैसा नाम है ये? एसके, कहीं ये कोई कंपनी तो नहीं जहां पर एक घड़ी बनी है, या फिर कोई दुकान जहां से ये घड़ी खरीदी गई है? ठीक से साफ सफाई करो। ये देखो कहां पे धब्बे लगे, पोंछो इसे। एक्सक्यूज मी। जी कहिए सर। जरा ये स्टिकर देख, एसके, ये आपकी दुकान का है? एसके, जी हाँ सर। सर ये स्टिकर तो मेरे दुकान का ही है सर। और तो और ये जो घड़ी का टुकड़ा है, इस घड़ी को तो मैंने पिछले हफ्ते ही बेचा था सर। आपकी इस घड़ी में एक हथियारे ने बॉम्ब फिट किया था, और उस बॉम्ब के फटने से एक औरत की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद है किसको बेची थी आपने ये घड़ी? हाँ सर, एक आदमी आया था सर इसे खरीदने के लिए। ये देखो, वो आदमी ये था। हाँ सर, ये तो वही आदमी है सर। अच्छा, इसका नाम पता कुछ मालूम है आपको?
नहीं सर, ये तो नहीं पता। कुछ और बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, याद आ गया। घड़ी खरीदते वक्त वो किसी से फोन पे बात कर रहा था सर। किससे बात कर रहा था? सर ये तो पता नहीं। अच्छा, आपने उसकी बातें सुनी? क्या कह रहा था? कुछ याद है? वो चारकोप के बारे में कह रहा था। चारकोप? सर इस चंदर ने भी तुम्हें बताया था कि टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर जो आदमी उससे मिलने आता था वो भी रिक्शा वाले से चारकोप भी चलने के लिए कहता था। चलो चारकोप चलते हैं, शायद ये आदमी हमें वहीं पे मिलेगा। सर कुछ नहीं पता चला। सर उधर किसी को कुछ नहीं पता। कमाल है। एक दुकान सामने है, उससे पूछते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए साहब? हमारे सेठ बाहर गए हुए हैं। बाहर गए? जी साहब। कोई बात नहीं। आप जरा ये स्केच देखो। इस आदमी को देखा यहाँ आसपास? ये तो हमारे सेठ की तरह लग रहा है साहब। ये हमारे सेठ ही हैं। ये तो इनके सेठ निकले। खुद की इतनी बड़ी दुकान है। क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? मकरंद साहब। मकरंद? जी साहब। निखिल जरा वो टुकड़ा दिखाना इन्हें। ये देखिए। ये आपको कहां से मिला? अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने इस घड़ी के टुकड़े। जी साहब। तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि तुम्हारा सेठ क्या क्या गुल खिला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ये टुकड़ा जब घड़ी हुआ करता था तो तुम्हारे साहब ने इसमें बॉम्ब फिट किया था, जिसकी वजह से 2 औरतों की जान चली गई, समझे तुम? क्या? मेरे सेठ और बॉम्ब? हाँ बॉम्ब। और तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। साहब मैंने मकरंद साहब को घड़ियां लाते हुए और ले जाते हुए देखा था। अच्छा, कहाँ लेके आते थे घड़ी? कहाँ रखते थे? वहाँ पीछे कमरा है, मकरंद साहब घड़ियों को उसी में रखते थे। चलो देखते हैं वो कमरा। दिखाओ कहाँ पे है। आइए साहब। देखो लाइट का स्विच कहाँ पे है। सर साहब मकरंद साहब ने कभी हमें इस कमरे के अंदर आने नहीं दिया। वो हमेशा इसे बंद ही रखते थे। माय गॉड। बॉम्ब बनाने का सामान। सर इसका मतलब मकरंद यहीं बैठकर बॉम्ब्स बनाता था, घड़ियों के अंदर फिट करता था। क्या ये सब? यहाँ इतना सब कुछ चल रहा था और तुम लोगों को कुछ पता नहीं चला? घड़ियां तो हमने देखी थी साहब, लेकिन उसके अंदर मकरंद साहब ने क्या हेरा फेरी की ये हमें मालूम नहीं पड़ा। सर ये देखिए, ये तो रोज विला की फोटोज है। यस सर, बंगलो खाली है और सारी तस्वीरों में बंगलों का अंदर का हिस्सा दिख रहा है और ये सारी तस्वीरें हर तरफ से ली गई हैं। पर सर खाली बंगलों के अंदर की तस्वीरें खींचने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये निखिल की प्रतीक और मिलानी के रोज विला में जाने से पहले मकरंद उस बंगलो में गया और वो घड़ी बम कहाँ पे फिट करना है वो जगह तय कर ली। सर लेकिन बंद पड़े हुए बंगलों के अंदर जाकर तस्वीरें खींचना ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? मतलब इस मकरंद के पास रोज विला की चाबी थी, किसी जान पहचान वाले ने उसे चाबी दी होगी, मगर किसने? वैसे तुम्हारे मकरंद साहब गए कहाँ हैं? ये आप ही की दुकान का बिल है? जी सर, ये बिल मेरी ही दुकान का है। तो फिर इस पर जो 3 घड़ियां बेची गई है नताशा को, वो किसने बेची? शायद सोहन ने ये घड़ियां बेची थी सर। तो बुलाओ इस सोहन को। वो आज काम पे नहीं आया सर। काम पे नहीं आया? क्यों? देखिए ना, परसों ही उसे काम पे रखा था और कल से गायब है। परसों काम पे रखा, परसों उसने घड़ियां बेची
और कल से काम पे नहीं आ रहा है। कमाल है सर। लेकिन सर जो घड़ियां नताशा जी को उसने बेची थी वो हमारे स्टॉक में थी ही नहीं। क्या मतलब है आपका? वो घड़ियां सर, घड़ियां। मैंने उससे पूछा भी कि वो घड़ियां कहाँ से लाया, तो उसने बताया कि हमारे स्टॉक में ही पड़ी थी। अगर तुम्हारे स्टॉक में नहीं थी तो फिर तुमने माना कैसे? अब सर नताशा जी को वो पसंद आ गई थी, माल बिक रहा था, पैसे आ रहे थे, तो मैंने बहस नहीं की। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से क्या हुआ मालूम है? नताशा की मौत हो गई। सॉरी सर। सॉरी अभिजीत, ये सोहन जानता था कि नताशा यहीं पर आएगी इसी दुकान में, तो 3 घड़ियां खरीदने के लिए, इसलिए इस सोहन ने ये घड़ियां बॉम्ब फिट करवा के बाहर से ले ली और यहाँ ला करके उसे बेच दी। मतलब सब कुछ पहले से ही तय था? हाँ अभिजीत, सब कुछ पहले से ही प्लान था। सोहन का पता है तुम्हारे पास? जी सर, उसने जिस नंबर से मुझे फोन किया था वो नंबर मेरे मोबाइल में होगा। नंबर दो जरा। जी 03622 91919 919। जी सर क्या हुआ? ये नंबर तो स्टेट एजेंट करण का है। करण का? हाँ सर, उस दिन जब हम लोग ऑफिस में गए थे तो मैंने उससे नंबर ले लिया था। लगाओ इसे, देखते हैं। नहीं सर, फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? सर इसका मतलब करण और सोहन एक ही आदमी है। और वो सोहन सिर्फ इसलिए बना था ताकि वो बॉम्ब वाली घड़ियां नताशा को बेच सके। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है मकरंद को रोजविला की चाबी भी इसी करण ने दी और नताशा की मौत का कारण भी यही है। ये करण, इस करण को उठाते हैं। आप लोग? करण कहाँ है? आपको मालूम नहीं सर? क्या मालूम नहीं? करण की आज सुबह ही मौत हो गई। क्या? करण की मौत हो गई आज सुबह? कैसे? एक्सीडेंट, ट्रक ने उसे उड़ा दिया। वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया बेचारा। एक्सीडेंट या खून? क्यों एक्सीडेंट या खून? अभिजीत, मुझे तो यही लगता है ये एक्सीडेंट नहीं खून है। खूनी को पता चल गया कि हम करण को उठाकर उससे सच उगलवा लेंगे, तो उसने उसका खेल ही तमाम कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो बंगलो आपस में बदले थे, ये गलती सिर्फ करण की थी या फिर? नहीं सर, वो सिर्फ करण की वजह से हुई थी। फिर भी तुम कुछ जानते हो, हमें पता है। क्या जानते हो बताओ जल्दी। देखो घबराओ मत, सच सच बताओ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। बताओ क्या जानते हो? देखिए सर, वो पिछले 2 दिन से काफी डरा हुआ, उसके मन में कोई राज था। राज? कैसा राज? वो राज बताने से पहले उसकी मौत हो गई। क्या जानता था ये करण जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? करण के घर की तलाशी लेते हैं सर। सर वो इतना डरा हुआ था कि 2 दिन से ऑफिस में ही सो रहा था। क्या? 2 दिनों से वो ऑफिस में ही सो रहा था? वो घर गया ही नहीं? घर गया ही नहीं। करण 2 दिनों से घर गया ही? ये क्या है अभिजीत? पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब तो ये पेंटिंग नहीं थी, है ना? हाँ सर, ये 2 दिन पहले ही खरीदी है। किसने? करण ने। 2 दिन पहले करण ने ये पेंटिंग खरीदी? 2 दिन पहले? है ना बड़ी अजीब बात। एक आदमी जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है, जो 2 दिन से डर के मारे अपने घर नहीं जाता लेकिन ऑफिस में सोता है, वो आदमी 2 दिन पहले ये पेंटिंग खरीदता है। क्यों क्यों खरीदता है ये पेंटिंग? है अच्छी है पेंटिंग, लेकिन है क्या इसमें जो करण ने इसे खरीदी? खोलकर देखे क्या? ओ, ये क्या है? ब्लैंक एनवलप। कुछ है इस एनवलप में। माय गॉड, तो ये है वो राज जो करण जानता था और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, जिसकी वजह से नताशा का खून हुआ और जिसकी वजह से मिलानी मर गई।
सोलापुर की इतनी सारी बसें निकल गई, लेकिन ये मकरंद अब तक दिखाई नहीं दिया। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले हैं? देखते हैं, इंतजार करते हैं। और वो देखो निकल, चश्मे वाले के बगल में वो आदमी बिल्कुल मकरंद जैसा लग रहा है। हाँ सर, शायद ये मकरंद ही है। चलो जल्दी आओ। मिस्टर मकरंद, कौन हो तुम लोग और मेरा नाम कैसे जानते हो? मकरंद बाबू, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अगर आप लोग सीआईडी से हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, हम ही करेंगे जो करना है। वैसे आपको याद होगा कि नताशा मिला नहीं और घड़ी बॉम्ब। ओह, तो आप लोगों को सब पता चल गया। लेकिन आप लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत है मकरंद, सबूत है। करण मरने से पहले तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा एक कागज पे लिख कर गया था, और वो कागज का टुकड़ा हमारे पास है, सीआईडी के पास। अब चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना भागता किधर है? हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ मिलानी, नताशा और करण के खून का। ये सारे खून तुमने किए क्यों? पैसों के लिए। करण को किसी तरह पता चल गया कि मुझे बॉम्ब बनाने आता है। बस उसने मुझे ढूंढ निकाला और कहने लगा कि एक आदमी है जो मुझे घड़ी बम बनाने के लिए मुंह मांगी रकम देगा। और फिर तुमने बड़ी सफाई से तो फोन मिलानी के घर के हॉल में फिट कर दिया, ताकि फोन उठाने आए और उसकी मौत हो जाए। हाँ, पहले मैंने रोज विला के अंदर घुसकर अच्छी तरह जांच पड़ताल की, और फिर जिस दिन प्रतीक और मिलानी वहां रहने आए, मैंने चुपके से वो घड़ी वाला कार्टून टेम्पो के अंदर रख दिया। और बाद में जब मैं टेलीफोन वाला बनकर अंदर गया तो उस वक्त मैंने देख लिया कि घड़ी वहीं लगी हुई है। तब मैंने ये ठान लिया कि मैं फोन हॉल में ही लगाऊंगा। और जिस दुकान से नताशा ने घड़ियां ली थी उसमें भी बम मैंने ही लगाया था। और करण की मौत को तुमने बड़ी सफाई से एक्सीडेंट का रूप दे दिया। करना पड़ा, क्या करता। वो आप लोगों के सामने अपनी जबान खोलने वाला था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना ही पड़ा। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? पैसे सारा प्लान चौपट हो गया है। सीआईडी ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने भी अपना वादा पूरा किया। आज के बाद हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को कभी जानते भी थे। ये लो, अलविदा। प्रतीक, नहीं, बैग को हाथ मत लगाओ। पीछे हटो, बैग खोलना नहीं, पीछे हटो। संभाल के। गद्दार, तूने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब इसी का किया हुआ है। झूठ बोल रहा है सर। दरअसल ये आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। प्लान इसी का था, इसी ने बनाया था। ये बोल रहा है साहब। मैं बता दूंगा। अरे कमाल कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा ये झूठ बोल रहा है। इसने क्या किया और क्या नहीं अभी पता चल जाएगा। अब 3 मिनटों में तुम्हारी कहानी हम सुनाएंगे। मिलानी, नताशा, करण, तीन लोगों का खून किया है तुम लोगों ने। और तुम लोगों ने सीआईडी को झूठ बोला, हमारे सामने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर गए। हाँ, मगर तुम लोग 1999 से एक दूसरे को जानते थे। तुम लोगों ने मिलकर एक फैक्ट्री शुरू की, और जब धंधे में नुकसान हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। प्रतीक तुम गए दार्जिलिंग और महंत तुम गए कानपुर। क्यों? लेकिन वो फैक्ट्री किसकी होगी इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो प्रतीक जी, आपने सोचा कि क्यों ना महंत जी की मौत हो जाए तो सारी फैक्ट्री आपके नाम। और फिर एक दिन अचानक तुम दोनों दोस्त बन गए और ये गहरी साजिश रची। और ये हमें कैसे पता चला? करण से।
करण, जो कई साल पहले तुम दोनों का नौकर हुआ करता था, उसी ने तुम दोनों का काला चिट्ठा लिख कर रख दिया कागज पर हमारे लिए, समझे? 3 मिनट खत्म। अब तुम लोग बोलोगे और हम सुनेंगे। सही कहा आप लोगों ने। ये सब इस प्रतीक का शुरू किया हुआ है। ये हमारी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था। हाँ, मिलानी मुझ पर दबाव डाल रही थी क्योंकि हमारा कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका था। बस इसीलिए। इसलिए क्या? इसलिए इसने प्लान बनाया। इसे पता था कि हम लोग मुंबई आ रहे हैं। मुझे और मेरी बीवी नताशा को जान से मारने के लिए मकरंद की मदद से इसने रोज विला बंगलो में बॉम्ब प्लांट किया। मिस्टर प्रतीक, तुम्हें तो मालूम था कि रोज विला में बॉम्ब लगा हुआ है, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ वहां रहने क्यों चले गए? सर, मिलानी की रोज रोज की नोक झोंक से मैं परेशान हो चुका था, थक चुका था। वो मुझे डिवोर्स देने को तैयार नहीं थी। इसलिए जब मुझे पता चला कि करण से गलती हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और इसी बहाने मिलानी से अपना पीछा भी छुड़ा लिया जाए। और मिस्टर महंत, जब आपको पता चल चुका था कि प्रतीक आप दोनों की जान लेना चाहता है, तो आपको सीआईडी के पास आना चाहिए था। आप हमारे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि ये भी दूध का धुलावा नहीं है सर। मिलानी के मौत के कुछ घंटों बाद ही इसने मुझे फोन पर धमकी दी और हमारी पुरानी जगह पर मिलने को कहा। कुछ साबित नहीं कर पाओगे मान तुम, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना मेरे फायदे के मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता प्रतीक। नेवर। तुमने मुझे और मेरी बीवी नताशा को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था, मगर भला हो उस करण का जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम्हारी बीवी मिलानी ही मारी गई। सोचो प्रतीक, सोचो, अगर यही बात मैंने सीआईडी को बता दी तो बता क्यों नहीं देते? बिजनेसमैन हूं ना, हर बात में सबसे पहले अपना फायदा सोचता हूं। अच्छा, तो मुझे बचाकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला? ना, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हम दोनों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर तुम मेरा छोटा सा प्रस्ताव मान लो तो। कैसा प्रस्ताव? देखो प्रतीक, हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था, ये सोचकर कि करोड़ों कमाएंगे, ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आज हम लोग ऊंचाई तक तो पहुंच गए, मगर नीचे करोड़ों का कर्जा है। ये सारी मुसीबतें टल सकती है प्रतीक, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। देखो मान, जो कहना है साफ साफ कहो। अब तुमने तो बड़ी आसानी से बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी बीवी मिलानी को मरवा दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं ना। तुम कहना क्या चाहते हो मान? मैंने जानबूझकर मिलानी को मारा है? अब तुमने जानबूझकर मारा है या खैर छोड़ो इन बातों को, और मेरी एक छोटी सी और आसान सी बात सुनो। देखो, जिस तरह तुमने बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी बीवी मिलानी को मारा है ना, ठीक उसी तरह तुम्हें मेरी बीवी नताशा को भी मारने में मेरी मदद करनी होगी। सिंपल। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? I knew it. ये हुई ना एक अच्छे बिजनेसमैन वाली बात। प्रतीक, मेरी बीवी नताशा का 50 करोड़ का इंश्योरेंस है। मेरी बीवी नताशा मर गई, फिर 25 करोड़ मेरे, 25 करोड़ तुम्हारे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और सीआईडी, उनका क्या? सीआईडी यार, सीआईडी को कैसे पता चलेगा? ये राज तो तुम्हारे मेरे बीच में है ना। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड, वेरी गुड। 24 घंटे का टाइम देता हूं। पैसा मेरा, दिमाग तुम्हारा। डन। 24 घंटे। और फिर मैंने मकरंद को फोन किया। बम बनाना मेरा खुफिया पेशा है। जब मुझे दुगने पैसे का लालच दिया गया तो मैं इनकार न कर सका। प्रतीक, तुम्हारे इस प्लान का मोहरा था करण, मगर तुम दोनों ने उसे ही मार दिया। हाँ, दरअसल महंत और मैं कर्ज में डूबे हुए थे। दोनों को पैसों की सख्त जरूरत थी और
उसको शक हो गया था कि ये हम दोनों की मिली भगत है। प्रतीक, तुमने अपने फायदे के लिए करण का इस्तेमाल किया और मान तुमने प्रतीक का। नताशा की मौत के बाद ब्रीफकेस में बॉम्ब रख के तुमने प्रतीक को दिया ताकि ये ऊपर पहुंच जाए और इंश्योरेंस के 50 करोड़ रुपए तुम अकेले हजम कर जाओ। नहीं सर, इरादा तो ऐसा नहीं था। मैंने प्रतीक से कहा भी कि जब तक सीआईडी का मामला ठंडा नहीं हो जाता धीरज रख और इंश्योरेंस के पैसे आने का इंतजार कर, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसके हिस्से के इंश्योरेंस के 25 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब से तो दे नहीं सकता था, इसीलिए वक्त के साथ खेलने का बड़ा मजा आता है ना तुमको। अब जेल में बैठकर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन गिनते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।